जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं और इंडियन पॉलिटी की आज हम कुछ बेसिक चीज़ें ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीएम्बल को शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें अपने कंट्री की तो ये एक सुप्रीम लॉ है हमारा यहाँ पे। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड यानी हमारी कंट्री की बात हुई है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी ऑर्डिनरी लॉज फॉर्म किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, वो इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। इसको सुपरसीड कोई नहीं कर सकता। तो जितने भी ऑर्डिनरी लॉज इनेक्ट किए गए हैं, ऑर्डिनरी laws enacted by parliament or state legislative assembly are टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जितने भी ऑर्डिनरी लॉज होंगे दे आर सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा सेंटर में फॉर्म किए गए हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा स्टेट में इनेक्ट किए गए हों। वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकते। दे विल बी सबऑर्डिनेट टू दिस। जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन करता है पावर्स ऑफ एवरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनकी जो पावर्स क्या क्या रहेंगी वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर्स ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। तो इनके अपनी अपनी पावर्स और इनके रोल डिफाइन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे लेजिस्लेचर है, इसमें लेजिस्लेचर में हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, यानी कि राज्यसभा होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल किसमें आते हैं? हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो ये इनका रोल क्या है? हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंबाइन तौर पे क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ये लॉ को बनाएंगे। और एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट जी हो गए, या फिर पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस तरह से ये जो आएंगे ये एग्जीक्यूटिव में आएंगे और इनका काम क्या होगा? पॉलिसी मेकिंग का। इनका काम पॉलिसी मेकिंग का है। उसी तरह से जुडिशरी का रोल क्या है? जिसमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट्स आएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे। इनका रोल रहेगा, क्या रहेगा इनका रोल? जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कुछ भी डिस्प्यूट किसी भी टाइप का हो उसको सेटल करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेंगे। तो ये 3 ऑर्गन्स है, इनकी पावर्स को डिफाइन कौन कर रहा है? इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये सोशल चेंज और सोशल जस्टिस को डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट है। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की हेल्प से ही हम सोशल चेंज ला सकते हैं और सोशल जस्टिस ला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट merely a लीगल डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है इन इंडिया, बट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस। सोशल चेंज या सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो वो इसके कारण ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, तो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स DPSP में जो चीज़ें मेंशन है, दे आर द ऑब्जेक्टिव गोल एंड फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव गोल और फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वो USA का आया था। USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, दे वर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड एडवांस्ड एट दैट टाइम। तो उनके इंडस्ट्रियलाइज्ड होने से पहले उनके इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद, या जब वो एडवांस हो चुके थे, जब वहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात हो रही थी, जब वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और राइट्स की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी, उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं था, हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे उस दौरान, तो उनका केस थोड़ा अलग है और हमारा केस थोड़ा अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी मेन चीज़ें तो ये है कि एक तो ये सुप्रीम लॉ है लैंड का, और ऑर्डिनरी लॉज जितने भी इनेक्ट होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा हो, वो हमेशा सबऑर्डिनेट रहेंगे इसके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है पावर किसकी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं मानते, ये लीगल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल जस्टिस है, या कह लो फिर सोशल रेवोल्यूशन भी इसके ज़रिए ही आएगी। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहाँ पे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब जैसे हमें मालूम ही है कि हमने स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ा हुआ है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। ये हमने एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ी हुई थी उस टाइम। अगर हम यहाँ पे 3 तरीक़ों से इसको डेमोक्रेसी को समझेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका क्या मीनिंग है, इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इसका क्या मीनिंग रहता है, और इन द फॉर्म ऑफ आइडियल्स या फिर वैल्यूज़ की फॉर्म में इसका क्या रोल रहता है। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम इसका मीनिंग समझे डेमोक्रेसी का, तो जाहिर सी बात है इसमें फर्स्ट आएगा आपका गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल की कंसेंट से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, यानी कि इलेक्शन से। किससे यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है? बाय इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। वही लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, यानी कि लोग इस गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, चुन रहे हैं अपनी सरकार। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसको हम इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट कहेंगे। और साथ में इसमें हम विल ऑफ द पीपल बोलते हैं कि विल ऑफ द पीपल इसमें काम करती है। पीपल की जो विल है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉर्म होगी। और जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो अकाउंटेबल होगी टुवर्ड्स द पीपल। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है, तो इसके प्रति जो
गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी, जवाबदेही इनकी इनके प्रति होगी। और साथ में ही जो यहाँ पे जो पीपल है वो मास्टर माने जाते हैं, पीपल आर मास्टर्स, मास्टर माना जाता है पीपल को। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्म डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन से, अगर डेमोक्रेसी ना होती तो ये चीज़ें ना होती। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह से ETC, ये इसमें आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का ये मीनिंग हुआ कि बाय द कंसेंट ऑफ पीपल गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म हो रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट कहलाएगी वो, और यहाँ पे जो पीपल है उनकी विल देखी जा रही है, और जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो अकाउंटेबल होगी पीपल के प्रति, और पीपल जो है वो मास्टर होंगे यहाँ पे। और इसके एग्जांपल हमने देखे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि हमने इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देख लिया कि यहाँ पे लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी में ये चीज़ हो रही है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर्म ऑफ सोसाइटी में, इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या चीज़ आती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में देखा जाता है कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड रेस। इनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो उसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलेंगे। वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को सप्रेस ना करे, उनको ना दबाए, और यहाँ पे एब्सेंस होगी पैट्रियार्की की। वहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन की बात होती है, वहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल समझा जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, पैट्रियार्की नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी मीन्स, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसका मतलब होता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, caste, sex and race। इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और मेजॉरिटी will not suppress minority, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस ना करे, और इसमें एब्सेंस रहेगी पैट्रियार्की की, एब्सेंस ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि पुरुष प्रधान समाज जो होता है उसकी एब्सेंस रहेगी। यहाँ पे मेल फीमेल को इक्वल समझा जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कहाँ है, जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात की है तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उसमें इस चीज़ की बात की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली कि डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसका मीनिंग क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड में इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक आइडियल्स की, तो किस चीज़ की बात करते हैं हम। अगर हम वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और आइडियल्स की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि डिग्निटी, हर पर्सन की डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ द एवरी पर्सन, गरिमा
का ध्यान रखना होगा। इस मतलब जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स और वैल्यूज़ हमें बताती है कि हर व्यक्ति की गरिमा मर्यादा उसका ध्यान रखना है। और साथ में सेकंड इसमें जो लिबर्टी है उसकी बात होती है, लिबर्टी की बात होती है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक आइडियल्स में इक्वलिटी की बात होती है, यहाँ पे बात होती है फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की बात होती है। तो इस तरह से ये इसकी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड वैल्यूज़ की अगर बात करें तो उसमें ये डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इन चीज़ों की बात होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रियम्बल में इनका जिक्र है, प्रियम्बल में इसका जिक्र है, साथ में फंडामेंटल राइट्स भी आपको इसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी इसका जिक्र है। ठीक है, आगे हम चल के इनको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी। और इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बात करते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है और आइडियल्स हैं उनको ध्यान रखा जाता है, उनकी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होगा कि यहाँ पे सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कि गवर्नमेंट की। यहाँ पे गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी नहीं होगी, जबकि यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे सुप्रीम माना जाता है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें क्या बता रहा है, इट रेफर्स द values and ideals of the constitution। वैल्यूज़ एंड आइडियल्स की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यूज़ एंड आइडियल्स की बात जो हो रही है वो तो हमने देख लिया ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह सकते हैं इज द इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तो इसका इसेंस है, इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये तो ज़रूरी चीज़ है, ये तो होनी ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो तो वहाँ पे वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात होगी। और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना जाएगा, उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक चीज़ और होती है, ये यहाँ पे सरकार की जो पावर है उसको लिमिट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाने के लिए लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी। यहाँ पे जो सरकार की जो पावर है उसको लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर हम सरकार की पावर को लिमिट करेंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज अगर अनलिमिटेड स्कोप ऑफ लिबर्टी दी जाएगी सरकार को तो वो, जैसे सरकार चेंज होती रहती है, क्या पता किस सरकार का दिमाग सटक जाए और कहाँ पे कौन सा रिफॉर्म कर देंगे, अगर उनको मतलब अगर उन पे कोई लिमिट ना हो। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट रखी हुई है
तो इतने साल हो गए हमारे आज़ादी के, अभी भी कोई इस तरह का मेजर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इस तरह से नहीं किया है। इसका जो मूल जो ढांचा है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें छेड़खानी नहीं हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ स्टिल इंटैक्ट। तो ये चीज़ पॉसिबल तभी हुई है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है हमारे यहाँ पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया है, इसकी वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी गई है और सरकार की पावर को यहाँ पे लिमिट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसमें बात की जाती है रूल ऑफ लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बात की जाती है रूल ऑफ लॉ की, और ये रूल ऑफ लॉ एक्चुअली सिनोनिम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स जो इसके हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये इसके सिनोनिम है। अगर इनकी बात होती है रूल ऑफ लॉ की या लिमिटेड गवर्नमेंट की, जिसमें सरकार लिमिटेड शक्तियों के साथ है, सुप्रीम नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो सरकार को बोलेंगे हम लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बात एक ही है। तो अगर इन चीज़ों में से, इन तीनों में से किसी एक की बात अगर कहीं पे हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। वहाँ पे बात किसकी हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है, उसकी वैल्यूज़ एंड आइडियल्स को सुप्रीम रखना है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना है, तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होती है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, उसके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट या रूल ऑफ लॉ की जो बात होती है वो एक ही चीज़ है, तो मैं इसको एक ही लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेकंड होगी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। इसमें डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है। जैसे जो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जिसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी कह रहे हैं हम, या जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा है, जबकि यहाँ पे कौन सुप्रीम है? यहाँ पे गवर्नमेंट को सुप्रीम रखा गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो सरकार है वो लिमिटेड मतलब लिमिटेड पावर के साथ है। यहाँ सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हर कंट्री में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एवरी कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पे नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि सभी देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, एवरी कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं होगी, यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी होगी? सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वही सुप्रीम है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वही सुप्रीम है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है यहाँ पे मैक्सिमम राइट्स को एंजॉय करती है इंडिविजुअल कैन एंजॉय मैक्सिमम राइट्स और लिबर्टी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है।
तो यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम मानते हैं, ना कि गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और यहाँ पे लिबर्टी के नाम पे नो लिबर्टी, कोई लिबर्टी नहीं है, यहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसमें नॉर्थ कोरिया आ गया, या फिर चाइना हो गया, etc। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जबकि यहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी है? गवर्नमेंट की है। जो भी है सरकार ही है, सरकार से ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है। जबकि हमारे ऐसा नहीं है, हमने सरकार को भी लिमिट करके रखा हुआ है। किसकी हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अगर यहाँ पे बात करें कि जैसे हम इसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की शक्तियों को यहाँ पे थोड़ा लिमिट भी किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट, लिमिटेड गवर्नमेंट इज अपोजिट टू अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटरशिप। जो डिक्टेटरशिप होती है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, उसके अपोजिट हम मानते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट को, जो कि हमारे यहाँ पे है। डिक्टेटरशिप का मतलब ये हुआ कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट, अनलिमिटेड। अथॉरिटेरियन का भी मतलब यही हुआ कि यहाँ पे सरकार की शक्तियों पे कोई भी लगाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो भी है सरकार ही है, सरकार ही सुप्रीम है। इसको अनलिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो सरकार है दैट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे इसको लिमिट क्यों किया हुआ है? हमारे देश में सरकार को लिमिट क्यों किया गया है? फॉर प्रोटेक्टिंग लिबर्टी एंड राइट्स। क्यों? सरकार को हमारी लिबर्टी से या हमारे राइट से दुश्मनी है कोई? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मालूम नहीं है ना कि कौन सी सरकार क्या कर दे इन फ्यूचर। तो सरकारें चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फेमर्स थे, मेकर्स थे, उन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया हुआ है और बहुत ही डिबेट्स किए हैं, जिससे उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं जिसके बारे में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको इसका एहसास होगा कि उन्होंने कितना आगे का सोचा हुआ था और किस किस तरह से उन्होंने सोचा हुआ था, और कितनी अच्छी तरह से, कितनी खूबसूरती से हमारा जो संविधान है उसको बनाया है। तो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से ही सोची गई, समझी गई। तो इसीलिए सरकार को यहाँ पे लिमिट करके रखा है। अगर बात करें हाउ लिमिटेड, कैसे लिमिट करके रखा हुआ है सरकार को? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, जिसमें बात की जाएगी फंडामेंटल राइट्स की। आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जिक्र है। और साथ में जुडिशरी, जैसे जुडिशरी है ये चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है। अंडर आर्टिकल 50 में भी कहा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है वहाँ पे, कि जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। और ये चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं एक दूसरे का, जुडिशरी खास तौर पे। तो अगर इनको कहीं पे भी लगता है कि कोई एक्ट या कोई लॉ इस तरह से फॉर्म किया गया है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहा हो, उसमें कोई क्षति पहुंचा रहा हो, तो ये जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार को यहाँ पे लिमिट करके रखा है। इलेक्शन कमीशन कैसे? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएंगे, फेयर इलेक्शन करवाएंगे। अगर सरकार उस लायक नहीं है तो यहाँ पे उसको नहीं चुना जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। हाँ, इमरजेंसी के केस में जो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे प्रेसिडेंट ले सकती है। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, कि इंडियन पॉलिटी का
मीनिंग क्या हुआ, हम इंडियन पॉलिटी में एक्चुअली पढ़ते क्या हैं। इंडियन पॉलिटी में हम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट्स इज इक्वल टू पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम पार्लियामेंट्री एक्ट्स को देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था विद कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्टडी जो होती है दैट इज़ पॉलिटी। या हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जुडिशियल वर्डिक्ट, वो भी पॉलिटी हुई। या फिर हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इज इक्वल टू पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इकोनॉमी की स्टडी की जाए दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सोसाइटी दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटी। तो हम ये पॉलिटी की आप नंबर ऑफ डेफिनेशन बना सकते हो। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिसकी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स है या जुडिशियल की जो इंटरफेरेंसीज है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इंटरफेरेंसीज है, दैट इज़ ऑल पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल की, उसमें हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।